नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण। हिंदी विषय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी भाषा का विकास एवं भाषा विज्ञान यह टॉपिक अनिवार्य रूप से लगा रहता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 4 से लेकर 5 प्रश्न अनिवार्यतः भाषा वाले पार्ट से पूछे ही जाते हैं। प्रश्नों की संख्या अधिक या कम ज़्यादा भी होती रहती है। कल की कक्षा जो हमारी भाषा की पहली कक्षा थी, उसके अंतर्गत हमने भाषा की विशेषताओं, भाषा की परिभाषा के रूप में भारतीय भाषा वैज्ञानिकों और पाश्चात्य विचारकों के क्या परिभाषाएं हैं भाषा की, उसको जाना। भाषा के रूप और प्रकृति सभी को जानने के बाद हम आज विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण इस टॉपिक को देखेंगे कि किस प्रकार विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किया गया और उसके बाद धीरे धीरे क्रमशः हिंदी भाषा का विकास वर्तमान रूप में कैसे पहुंचा। वर्तमान रूप में जब हम हिंदी को पढ़ते हैं तो इसकी जड़ें कहाँ पर हैं, उस विकास क्रम को धीरे धीरे पढ़ते हुए सरल रूप में भाषा को समझेंगे। जटिलता से सरलता की ओर हम चलेंगे। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के 2 प्रकार के वर्गीकरण हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, व्याख्यात्मक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी आकृति मूलक में हम देखेंगे कि जिनकी आकृति लगभग एक सी, जिनके व्याकरण के नियमों में कुछ कुछ मिलते हैं, जिनके भाषा के रूप मिलते हैं, रचना का आधार मिलता है, वो आएगा आकृति मूलक वर्गीकरण के लिए। और पारिवारिक वर्गीकरण कौन था, कौन सी भाषा किस परिवार का हिस्सा। जैसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, भारोपीय भाषा परिवार की भाषा कौन सी है। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने के लिए आपको यह मालूम होना चाहिए कि विश्व की इन 2,500 से 3,000 जो भाषाएं हैं, इनको हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। आज सावन का प्रथम सोमवार है, 2022 में सावन का प्रथम सोमवार है, तो सभी बहनों और भाइयों को सावन के प्रथम सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। वाक्य रचना एवं रूप पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर श्लेगल ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण का वंश वृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे हम समझेंगे। भाषा अयोगात्मक और योगात्मक, ठीक है। अयोगात्मक का कोई वर्गीकरण नहीं है, योगात्मक को आगे इसको वर्गीकृत करेंगे अश्लिष्ट, शिलिष्ट और प्रश्लिष्ट में। अश्लिष्ट की है पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पूर्वांत योगात्मक। शिलिष्ट के हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी में 2 हैं, संयोगात्मक, वियोगात्मक। बहिर्मुखी में संयोगात्मक और वियोगात्मक, दोनों के 2-2 भाग हैं। फिर है प्रश्लिष्ट में पूर्व प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। इसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं जाना है, आगे इसको क्लियर करेंगे कि ये सब क्या होता है, प्रश्लिष्ट क्या होता है, आंशिक प्रश्लिष्ट क्या होता है, इन सबको आगे व्याख्यात करेंगे। लेकिन आपके जो परिवार वाला देखिए, आपका जहाँ पर भाषाओं को 2 भाग में प्रश्न ज़्यादातर पारिवारिक वर्गीकरण से पूछे जाते हैं, लेकिन हम इसको समझते हुए चलेंगे, क्योंकि मान लीजिए इंटरव्यू में हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है या आगे कक्षाओं में हमें पढ़ाना है, बड़ी कक्षाओं में, तो फिर ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशिष्टताएं एवं उदाहरण निम्नलिखित है। कौन कौन सी? अयोगात्मक भाषा, एकाक्षर, निरअवयव, स्थान प्रधान भाषा। विशिष्टता क्या है इसमें, कौन कौन से, जैसे कि चीनी भाषा है, तिब्बती है, बर्मी है, सुदामी है, तो ये कैसी हैं? अयोगात्मक भाषाएं। इनकी विशेषता क्या है? इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता, यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है। योगात्मक भाषा में क्या होता है? इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और इन सब का संयोग होता है, इसमें संयोग नहीं होता और इसमें इनका संयोग होता है। अश्लिष्ट कौन सी हैं? पहले थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे ताकि समझ में आए।
अश्लिष्ट में है तुर्की, काफिर, ज़ूलू और संथाली। ठीक है, अब इनकी क्या विशेषता है? अश्लिष्ट को भी हम तीन चार उसमें बांटेंगे। सबसे पहले पूर्व योगात्मक और मध्य योगात्मक, पूर्व योगात्मक और मध्य योगात्मक को देख लेते हैं। यह प्रत्यय प्रधान भाषा है। इसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा क्योंकि प्रत्येक पुस्तक में ये नहीं दिया होता है। पारिवारिक जो वर्गीकरण है वो सभी पुस्तकों में आपको मिल जाएगा, उसको भी अभी 2 मिनट बाद ही वही अगले पृष्ठ पर आ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो याद करना है वह भी मैं आपको बताऊंगी, जो पुराने प्रश्न पत्र में पूछा गया है वह भी बताऊंगी। लेकिन किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ रहे हैं तो क्रमबद्ध रूप से ही उसको पढ़ेंगे। हो सकता है थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन इस पुस्तक को आप 3 से 4 बार आपको रिवाइज करना है। समय मिल रहा है लेके बैठ के इसको पढ़िएगा, समय नहीं मिल रहा है तो टीजीटी तक के लेवल के लिए यह पुस्तक बिल्कुल उपयुक्त है। आगे पीजीटी अर्थात आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जिसे आप कहते हैं, स्कूल व्याख्याता, प्रवक्ता, जो भी कहें, कॉलेज लेक्चरर और नेट की जब बात करेंगे तो हमें अन्य व्याख्यात्मक पुस्तकों का भी सहारा लेना पड़ता है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि साहित्य वाले जो एक जगह जो रचनाओं का संकलन है उस दृष्टि से उपयोगी, आपको समय नहीं मिलता तो जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उद्देश्य इस पुस्तक को पूरा पढ़ाने का यह है कि आप उनको बार बार सुनते रहें। मान लीजिए आपके पास ये पुस्तक है, आपने एक बार पढ़ी और उसके बाद उसको वीडियो के माध्यम से काम करते हुए बार बार सुनते रहिए। आप इस पुस्तक का अच्छे से रिवीजन यदि कर लेते हैं तो और पुस्तकों को थोड़ा कम समय भी देंगे तो चल जाएगा, आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतयोगात्मक कौन सी है? ये कन्नड़ भाषा। अब की क्या विशिष्टताएं? इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जुड़ जाता है। एक अन्य भाषा है पूर्वांत योगात्मक, प्रकृति के पूर्व और अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं, यह है मफूर। अब श्लिष्ट भाषाएं देखी थी हमने, देखिए ये क वाली हो गई हमारी अश्लिष्ट की। अब श्लिष्ट भाषाएं हम देखेंगे। श्लिष्ट भाषाओं में कौन कौन सी आती हैं? अरबी है, हिब्रू है, संस्कृत है, ये सब श्लिष्ट भाषाओं में आएंगी। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, ये सब श्लिष्ट भाषाओं में आएंगी। आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अब तक पारिवारिक वर्गीकरण से प्रश्न आए हैं तो आगे भी आएंगे। आप जान रहे हैं कि निरंतर प्रयोग हो रहे हैं, शिक्षा पद्धति भी बदल रही है, परीक्षा पैटर्न भी बदल रहा है, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल उन चीज़ों को भी बता रही हूँ बहुत अच्छे से, ताकि जो अन्य विद्यार्थी न कर पाएं उन प्रश्नों को आप कर पाएं और मेरिट में सुनिश्चित करें अपना स्थान। श्लिष्ट भाषा में क्या होता है कि प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिली होती हैं, यानी जिसको पता है कि ये प्रत्यय है और ये मूल अर्थ है वही जान पाएगा, सामान्य तो उसका अर्थ नहीं जान पाते ना कि ये प्रत्यय है, ये मूल शब्द है। अब श्लिष्ट में है अंतर्मुखी। इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिल जाते हैं। 2 भाग हैं। संयोगात्मक, इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जैसे अरबी भाषा। वियोगात्मक कौन सी है? इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे हिब्रू। बहिर्मुखी कौन सी है? इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। बहिर्मुखी में प्रकृति के अंत में या बाद में लगते हैं। तो हमारी हिंदी संस्कृत में भी तो ऐसा ही होता है ना, कठिनता, ये जितने भी प्रश्न या तो पहले लगेंगे या बाद में लगेंगे। मतलब प्रत्यय पहले नहीं लगता, प्रत्यय बाद में ही लगता, उपसर्ग पहले लगता है। अब संयोगात्मक देखते हैं। इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, जैसे कि संस्कृत तुमुन है ना, पठी तुमुन प्रत्यय है संस्कृत का। और भी हैं, एकदम से तो अभी याद नहीं आएंगे। तुमुन एकदम से याद आ गया तो बोल दिया मैंने, तुमुन है और कई सारे हैं। और वियोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है, यानी शब्द से अलग लगाया जाता है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला। हिंदी में तो आप अलग से लगाते हैं ना, प्रत्यय के बिना भी एक मूल शब्द होगा, जैसे कठिन, उसमें आपने प्रत्यय लगाया, कठिनता। जैसे अन्य जो प्रत्यय हैं वो आप लगा देंगे, शब्द से अलग होता है, मतलब प्रत्यय से भी अलग शब्द का एक मीनिंग रहता है, लेकिन संस्कृत में वो एक साथ जुड़ा रहता है। अब ग का जो था वो था प्रश्लिष्ट, पूर्ण प्रश्लिष्ट। यह समास प्रधान भाषा है, यह पूर्ण समास प्रधान भाषा जैसे चैरफी और वास्क है। आंशिक प्रश्लिष्ट, यह अंशतः समास प्रधान भाषा। अब आपको जो मेनली चीज़ें देखनी है ना वो बहिर्मुखी भाषा परिवार का हिस्सा है। श्लिष्ट में अंतर्मुखी और बहुत, तो श्लिष्ट वाले में आपको संस्कृत, हिंदी इनका याद रखना है।
थोड़ा सा। वैसे ये प्रत्यय वाली बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। क्वापी प्रत्यय है, तुमुन है, और ये सब संस्कृत के हैं और हिंदी के तो आप आसानी से पढ़ते ही रहते हैं, तो स्वयं ही आप कर लेंगे। आगे देखते हैं। अब है पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन से? रचना तत्व भी और अर्थ तत्व भी, दोनों का, रचना और अर्थ दोनों चलते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द, और 6वें नंबर का स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट तथा भोलानाथ तिवारी ने इनकी संख्या 13 मानी है। फ्रीडिश मुल्यर ने इसकी संख्या 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी जाती है, जो निम्नलिखित हैं। तो अब हम कितने भाषा परिवार मानते हैं वर्तमान में? 18। लेकिन भोलानाथ तिवारी ने क्या मानी है? 13। ये पेन चल नहीं रहा, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा, रजिस्टर है तो, और यदि ये बुक में पढ़ रहे हैं तो उसको यहाँ के यहाँ पर आप हाईलाइट कर लीजिएगा। दोबारा बोल देती हूँ, विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट और भोलानाथ तिवारी ने 13 भाषा परिवार माने हैं, लेकिन वर्तमान में हम 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों का अध्यापन करते हैं। आप में से जो परीक्षार्थी पहली बार इस चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि इसके अलावा भी हमारा एक इसी चैनल का दूसरा भाग है हिंदी बुकशाला, जहाँ पर हम आपके सिलेबस में जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं उन सब का अध्ययन करते हैं। पूरी पुस्तकें आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएंगी। तो हिंदी बुकशाला चैनल को भी की प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए और उसको भी सब्सक्राइब करिए। आपके आरपीएससी सिलेबस की जितनी भी रचनाएं, वह सब उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी वगैरह सब उपलब्ध हैं। नेट की हो या किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, आईएएस मेंस तक की रचनाएं आप जो लगी हुई हैं वो आपको उस पर मिल जाएंगी, ज़रूर देखें। भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो हम भाषा का वर्गीकरण के 4 क्षेत्र मानते हैं। पहला है यूरेशिया, इसमें यूरोप और एशिया आता है। दूसरा है अफ्रीका भूखंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड, और चौथा है अमेरिकी भूखंड। तो यूरेशिया परिवार की हैं भारोपीय, भारत और यूरोपीय वाली भाषा। द्रविड़ परिवार है, काकेशी परिवार है, बुरुश की परिवार है, बुरुशस्की परिवार है, उराल अल्ताई परिवार है, चीनी परिवार, जापान कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी हाइप्सफोरी परिवार, वास्क परिवार, सामी हामी परिवार। ये सब किसमें है? यूरेशिया वाले में। अफ्रीका भूखंड में कौन कौन से? सुदानी, बंतु परिवार, हंतोतोत बुशमैनी परिवार। प्रशांत महासागरीय भूखंड में है मलय, पोलिनेशियाई परिवार, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार। अमेरिका भूखंड में है अमेरिकी परिवार। अब तक जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वह है आपका भारोपीय परिवार। अब ये छोटी सी कक्षा हमारी रहेगी, क्योंकि हमारी जो दूसरी कक्षा है वह इसी बुक से गद्य विधाओं की चल रही है। आधुनिक गद्य विधाओं का विकास, रचनाओं का एक जगह संकलन है वह, तो वह भी आपको मैं करवा रही हूँ। तो इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि दूसरी कक्षा भी हमें करनी है और इसको कल मैं आपको इसको करवाऊंगी। भारतीय आर्य भाषा है, भारोपीय परिवार है, तो ये मैं आपको कल की कक्षा में करवा दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।